गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 से रिलेटेड एमसीक्यू का पार्ट 2, जिसमें 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, एमसीक्यू सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 26, in Ohm's law the current flowing through a conductor is directly proportional to the ओम के नियम में किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा समानुपाती होते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि जो ओम्स लॉ थे उनका कहना था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहां पर एक कांस्टेंट का टर्म जुड़ेगा और इस कांस्टेंट टर्म को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज, विद्युत प्रतिरोध के एसआई मात्रक होते हैं। देखिए बाबू, अभी जस्ट पढ़े हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं I के और V इज इक्वल टू होता है IR। अगर यहां से R कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं V बाई I। V का मतलब वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट I का मतलब एम्पियर, यानी कि लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को ओम कहा जाता है। ठीक है ना, इसको ऐसे और ऐसे सिंबल के रूप में ऐसे और ऐसे लेटर में ओम लिख सकते हैं हम वर्ड के रूप में। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसी सुचालक के प्रतिरोध समानुपाती होते हैं। समझिएगा, जैसे सपोज करें कि एक कंडक्टर आपके पास है और इसे थर्मल एनर्जी मिल रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जिग जैग पाथ में, यानी कि इधर उधर लगातार ये घूम रहे हैं और एक दूसरे से इनका टक्कर हो रहा है। अब आप सोचो कि अगर इस टेम्परेचर को, यानी कि एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, जिससे उनका पहले के कंपेयर में मोशन या गति बढ़ जाएगा और पहले के कंपेयर में उनका कोलिजन ज्यादा होने लग जाएगा। देख रहे, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा तो काफी फास्टली मूव करना शुरू कर देगा और एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे। जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा टक्कर होगा और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। यानी कि एक तो क्लियर हो गया कि टेम्परेचर के इंक्रीज हो जाने से रेसिस्टेंस जो होते हैं, यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाते हैं, और टेम्परेचर के डिक्रीज हो जाने से रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उनका कोलिजन ज्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का ऑपोजिशन ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इट मींस लेंथ अगर बढ़ता है कंडक्टर का तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओवरऑल ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। बाबू, आप जानते हैं कि रेसिस्टिविटी, पहले देखते हैं, R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। यहां पर जो रो होते हैं इसी को रेसिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब यहां क्रॉस गुना कीजिए तो रो एल को लिख सकते हैं R इंटू ए। अगर यहां से रो निकालें तो R इंटू ए, अब बाई कितना L लिख सकते हैं। R का मतलब रेसिस्टेंस मींस ओम, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर और लेंथ का मतलब मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, हमारे पास हो गए ओम मीटर।
अब आप देख लें कि हमारा ऑप्शन कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर हमारे ए सही होंगे, क्या, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम, अगर किसी चालक की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके काट क्षेत्रफल हो जाते हैं। सबसे पहले देख लें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। सपोज कीजिए एक कंडक्टर है, तो यहां से यहां तक इसको लेंथ कहेंगे और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना लेंथ बढ़ता है उतना एरिया घटता है। अब सपोज कीजिए लेंथ L है और एरिया A हो गया, अब लेंथ को डबल कर दिया गया तो ऑटोमेटिक एरिया जो होंगे वो हाफ हो जाएंगे। अगर लेंथ को आप 3 टाइम्स करते हैं तो एरिया 1/3 हो जाएगा। उसी तरह लेंथ को अगर 4 टाइम्स करते हैं तो एरिया 1/4 हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर लेंथ को n टाइम्स करते हैं तो उसका एरिया n टाइम्स कम हो जाएंगे। तो a/n हो गया, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, a/n। जितना लेंथ बढ़ाना है, लेंथ में जितना से मल्टीप्लाई करने हैं उतना ही आपको एरिया में डिवाइड कर देना है। किस फॉर्मूला में, R इज इक्वल टू रो L/A में। यहां कोई पूछे कि लेंथ और एरिया एक दूसरे से रिलेट कैसे है, कैसे रिलेटेड है, तो कहेंगे यहां पर लेंथ जितना टाइम्स बढ़ेगा उतना ही एरिया उतना टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द रेसिस्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर इज, सुचालक के प्रतिरोधकता का विस्तार होता है। देखिए बाबू, तो जो कंडक्टर होते हैं उनका रेसिस्टिविटी रेंज, ये ऑप्शन ए सही होंगे, 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर के होते हैं, यानी कि अर्धचालक के होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है 10⁴ ओम मीटर से इन्फिनिटी, ये इंसुलेटर यानी कि कुचालक के लिए रेसिस्टिविटी होते हैं। ये सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहां तो कंडक्टर पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होंगे हमारे। नेक्स्ट 32, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, चालकत्व के एसआई मात्रक होते हैं। बाबू देखिए, कंडक्टेंस को जी से डिनोट किया जाता है और यह रेसिस्टेंस के अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं। अब देख लें 1/, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं OHM, अगर ऊपर भेजें तो OHM⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो पहला तो मिल गया हमारा ऑप्शन ए। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं MHO, या -1 है ना, तो सबको उल्ट, माइनस का क्या मतलब होता है, उलट देना। आप चेंज कर दें MHO महो। और इसको एक और नाम दिया जाता है साइमन, यानी कि तीनों ऑप्शन सही होंगे। हालांकि ये महो वाले जो टर्म हैं अब यूज नहीं किए जा रहे हैं, पहले इसका यूज होता था पर ओम के बदले में, लेकिन अब जनरली कम इसका यूज हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सही होगा, डी सही होंगे सब के सब। नेक्स्ट 33, मेटालिक कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ फॉर, धात्विक सुचालक ओम के नियम का पालन करते हैं लार्ज करंट के लिए, स्मॉल करंट के लिए, फॉर एनी टाइप ऑफ करंट और नन। देखिए बाबू, ओम का जो लॉ था, नियम था, वो स्मॉल करंट के लिए यूज किया जाता था। अब कैसे, एक कंडक्टर में आप थोड़ा थोड़ा उसके इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को बढ़ाते जाइए, तो जितना ज्यादा वोल्टेज में चेंजिंग करेंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर करंट अपने हाईएस्ट पीक पर हो जाता है, और उसके बाद अगर आप ज्यादा करंट देंगे तो आपका जो सर्किट है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो बल्ब हैं हो सकते हैं कि वो ब्लास्ट कर जाएं, फट जाएं, या उसके बाद ओम्स लॉ काम करना बंद कर देगा।
ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे वो स्मॉल अमाउंट में होने चाहिए। अगर आप लार्ज अमाउंट में प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे घरों का जो सर्किट होता है वह 1 एम्पियर पे वर्क करता है, तो ओम्स लॉ काम कर रहा है। अगर आपके घर में यही 10 एम्पियर सप्लाई होने लग जाए तो घर के जितने इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज होंगे सब टूट जाएंगे, सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद करंट बढ़ने के बाद भी आपको सर्किट में करंट बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट तो ब्रेकडाउन हो गया रहेगा, कारण कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसे मिल जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज्ड इट्स रेसिस्टेंस, यहां इट्स होगा, इट्स रेसिस्टेंस। अभी हम पढ़े हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस इज अ, रेसिस्टेंस के पास बाबू कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट मींस ये कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएंगे। नेक्स्ट, करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम इन द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए अगर हम सीरीज में इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज को जोड़ें, ये सीरीज होंगे, ठीक है ना, और इसी को अगर हम पैरेलल में जोड़ें, देखिएगा ध्यान से, ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके हो गए। इसको बाद में क्या करेंगे? हम एक सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल, हो गया ना। इसको R1, इसको R2, इसको R3 मान लीजिए, इसको R1, इसको R2 और इसको R3 मान लीजिए। याद रखिएगा जब ये किस में है? सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है, और ये किस में है? पैरेलल में है, यानी कि समानांतर क्रम में है। वोल्टेज भी है, वोल्टेज भी है, इलेक्ट्रिक करंट आई है और इलेक्ट्रिक करंट आई है। सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट हर एक के लिए सेम होता है, लेकिन वोल्टेज हर एक के लिए अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट प्रत्येक के लिए डिफरेंट होते हैं और वोल्टेज सबके लिए क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहां तो पूछा जा रहा है कि किस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होते हैं, तो किस में? सीरीज में। आप देख लें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट, नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलर वन ऑफ इट्स ऑल रेसिस्टेंस इन, यानी कि तुल प्रतिरोध का मान जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में से सबसे कम वाले प्रतिरोध से भी कम होता है अगर वे जुड़े हुए हों। देखिए इसको समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान गए एक रेसिस्टेंस यहां पर, एक यहां पर, 2 रेसिस्टेंस और एक यहां पर 3 रेसिस्टेंस आपने जोड़ दिया। ये 2 ओम, ये 4 ओम और इसको मान लीजिए 6 ओम, और इसको एक सेल के साथ आपने क्या किया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसी को आपने दोबारा पैरेलल में जोड़ा, ठीक है ना। देखना बुआ ध्यान से, पैरेलल में जोड़ा आपने, फिर इसको आपने लास्ट में एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसका वैल्यू था 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। तो अगर सीरीज में कैलकुलेट करना हो फाइनल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, तो सारे रेसिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो कितना? 2, 4 और 2 6 और 6 कितना हो जाएंगे? 12 ओम हो गए ना। तब फाइनल जो आंसर आया, जो सबसे बड़ा वाला था उससे भी ज्यादा आया। अगर हम पैरेलल में जोड़ें तो 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल, 1 बाई R1, 1 बाई R2 एंड 1 बाई R3, 1 बाई 2, 1 बाई 4 एंड 1 बाई 6। 6 4 2 कैल्शियम आपका 12 हो जाएगा, 12 2 6, 12 4 3 एंड 12 6 2 हो जाएगा ना। तो 3 2 5, 5 6 11, 11 बाई 12। अगर ये कितना आ गया? 1 बाई RP आ गया।
तो अगर आरपी निकालें तो कितना हो जाएगा, 12/11 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 1.0 करके कुछ आ जाएंगे। अब देखिए इसको, बुआ देखिएगा, अब इसका जो रिजल्टेंट आया, जो सबसे छोटा वाला था उससे भी छोटा वैल्यू आया। तो इसमें वही चीज पूछ रहा है कि जो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उनका मान सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है। किसमें किसमें जोड़ा जाए, तो आप देख सकते हैं किसमें, पैरेलल में जोड़ा जाए तो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसमें जोड़ने पर, समानांतर क्रम में जोड़ने पर। अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो जो रिजल्ट आएगा वो सबसे बड़ा वाला से भी बड़ा आएगा। लेकिन अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आएंगे वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। इतना ओम लिख देंगे हम, ठीक है ना, समझे ना बात को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, तो रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, बिकम्स डबल टू इट्स ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लेंथ L था, अब कह रहा है जो न्यू लेंथ है वो डबल हो गया। समझिएगा बुआ, डबल हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि देन न्यू रेसिस्टेंस विल बी, अगर 10 ओम प्रतिरोध वाले सुचालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। देखो बाबू, R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10, इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो एल बाई ए। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब नया आइए, नया वाला रेसिस्टेंस, तो रो इंटू एल, एल के बदले में कितना होगा 2L, और आपको हमने बताया था कि जितना लेंथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना एरिया में डिवाइड कर देंगे। तो 2 को ऊपर भेजेंगे कितना 4 हो जाएगा, यानी कि 4 रो एल बाई ए इज इक्वल टू 4 इंटू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए कितना 10 है ना, तो 10 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। आप देख लें ऑप्शन बी सही होंगे। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बुआ, एक फॉर्मूला यूज करके। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, अरे देखिए माइक का था, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नया वाला रेसिस्टेंस निकालने का एक सिंपल ट्रिक होता है n स्क्वायर आर। देखिए n कितना टाइम्स बढ़ा है, डबल हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर करें, रेसिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम दिया हुआ है, तो 2 2 जा 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 ओम हो गया। सिंपल से तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सिंपल से तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। होगा कितना हो गया 40 ओम हो गया। तो ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, सिंपल है, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज गिवन बाय, यहां पर बाई होगा, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज गिवन बाय। बुआ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। ये इक्विवेलेंट होते हैं भी के, V इक्वल टू W बाई Q होता है ना, आप देख लें ऑप्शन नंबर। ये इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चूंकि दोनों क्या है वोल्टेज ही ना है, तो फॉर्मूला लगभग सेम ही होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हम लोग W बाई Q। W का मतलब वर्क यानी कि कार्य, मीन्स जूल हो जाएगा, और Q का मतलब कुलम्ब, तो इसको लिख सकते हैं जूल पर कुलम्ब, जो कि इक्वल होगा वोल्ट के। अब आप देख लें वोल्ट है, अगर जूल पर कुलम्ब रहता तो वो भी इसमें आंसर में रहता, लेकिन सिर्फ वोल्ट दिया हुआ है तो आप सिर्फ वोल्ट लिखें। 41, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज एट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, तापक्रम बढ़ने पर इनमें से किसके प्रतिरोध घट जाते हैं।
बुआ ये तो पढ़े हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो हमारा क्या आंसर बच गया? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इनका टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो एक लिमिट के बाद आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा नहीं है, घटेगा। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी को J से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला होता है I/A, इलेक्ट्रिक करंट, और A फॉर एरिया। देख ले कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सब फॉर्मूला है, ये तो आसान है, याद होना चाहिए आप लोगों को। 43, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, देखिए बुआ 1 किलोवाट आवर, सब जूल में दिख रहा है ना, जूल में कन्वर्ट करना है, तो जो जूल होते हैं वो इक्वल होते हैं वाट सेकंड के। तो किलोवाट को किस में बदलना है? वाट में, आई मीन 1000 वाट, और इनटू आवर को सेकंड में, तो ये तो याद होगा आपको, 3600 सेकंड हो जाएगा। लिख सकते हैं 36 3 to 5, 1 2 3 4 5 इनटू वाट सेकंड। अब इसको ऐसे भी लिखें 36 इंटू 10 to the power 5 और वाट सेकंड जूल के इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दें 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल हो जाएगा। आप देख लें कहां पे इसका आंसर सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहे हैं। नेक्स्ट, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, वो देखिए एम्पियर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आई, आवर यानी कि टाइम, तो आई इंटू टी किसका फॉर्मूला होता है? क्यू का। कैसे? आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, क्रॉस गुना करें, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। नेक्स्ट 45, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट में। एम्पियर किसके लिए बना है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और ओम रेसिस्टेंस के लिए, वाट किसके लिए? पावर के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा 0। तभी तो आइडियल एमीटर होगा ना, तभी तो बढ़िया एमीटर होगा। अगर उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया तो फिर उस एक्यूरेट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के एक्यूरेसी को नहीं दिखा पाएगा। नेक्स्ट 47, द कॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन नेक्स्ट, द कॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। ये तो सिंपल आप जानते हैं कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसका मेन कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। याद रखिएगा एक चीज को कि अगर कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का अगर डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज का अंतर नहीं है, तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो अभी क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वह कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के बाद फ्लो करता है। ऑप्शन हो जाएगा विभव में अंतर। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सही है? देखिए बुआ, फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। ई का मतलब होगा, स्मॉल ई का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि विश्रांति काल। बताए थे हमने शायद पीछे वाले जो एमसीक्यू हुए थे पार्ट 1, उसमें मैंने रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताया था। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम को कांस्टेंट मान लिया जाए, कितना ऑर्डर होता है? -14 सेकेंड, 10 to the power -14 सेकेंड। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। I mean, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा।
VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, याद होगा पिछले वाले जो MCQ हुए तो उसमें मैंने बताया था। नेक्स्ट 49, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, ये तो सिंपल सा चीज है, कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। कंडक्टर में ना करंट फ्लो होगा, तो करंट जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक ओम्स लॉ फॉलो करेगा ही नहीं। और लास्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल बैटरी, आई मीन आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, जब उसको यूज नहीं किया जाता है। आई मीन ऐसे भी समझो कि अगर बैटरी के अंदर रेसिस्टेंस बढ़ जाए तो फिर बाहर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम हो जाएगा, तो बढ़िया बैटरी नहीं हुआ। अच्छे बैटरी का ये एक निशानी हो सकता है, समझ सकते हैं कि उसके अंदर रेसिस्टेंस काफी कम होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 होने चाहिए। तो बच्चों रहने देते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।